गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और यूनिट फर्स्ट ही चल रही है अभी तक। यूनिट फर्स्ट में पहला जो नया टॉपिक है वो है भोजन के प्रमुख अवयव। भोजन के प्रमुख अवयव। इनकी कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग। एंड इसके बाद में है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। भोजन के प्रमुख अवयव, कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन, ये टॉपिक का नाम है और नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिक्वेंसली जैसा सिलेबस में मेंशन कर रखा है वैसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रमुख कंपोनेंट पढ़ेंगे, फूड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, देन उनकी कमी से क्या डिजीज होती है उनके बारे में देखेंगे, एंड संतुलित भोजन किसे कहा जाता है, क्या क्या मात्रा होती है संतुलित भोजन में। सबसे पहले एक चीज ये है कि भोजन के प्रमुख, आज का टॉपिक है भोजन के प्रमुख अवयव, है ना। भोजन के अवयव है, ये भोजन मूलभूत आवश्यकता में सम्मिलित होता है। मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता जो कि जीने के लिए जरूरी होती है वो मूलभूत आवश्यकता होती है। जैसे कि पानी मूलभूत आवश्यकता में सम्मिलित होता है, भोजन मूलभूत आवश्यकता में सम्मिलित होता है, हवा मूलभूत आवश्यकता में सम्मिलित होती है जो जीने के लिए आवश्यक होता है। भोजन क्या क्यों जरूरी होता है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है शरीर को, जरूरी इसलिए होता है कि इसके कई फंक्शन देखे जाते हैं। भोजन इसलिए जरूरी होता है कि इसके बगैर, मैंने अभी बताया कि मूलभूत आवश्यकता में सम्मिलित होता है, इट मीन्स कि इसके बगैर कुछ भी कार्य इम्पॉसिबल है। सबसे पहली चीज ये है कि इससे ऊर्जा मिलती है, भोजन से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है इसलिए सभी कार्य है वो कर पाते हैं। सेकेंड चीज ये है कि शरीर वो हष्ट पुष्ट रहता है। ओबियसली बात है, शरीर हष्ट पुष्ट रहता है भोजन करने से, रहता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए भोजन जरूरी होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए भोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर एक चीज के लिए भोजन है वो जरूरी होता है। भोजन से क्या मिलते हैं, भोजन यानी बहुत सारे कार्य हैं, मैन वो देख रहे हैं कि हर एक चीज के, यानी ऊर्जा आ गई, इट मीन सारे कार्य हो गए। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए फूड एक रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा नहीं कि इन तीन चीजों के लिए भोजन जरूरी है, हर एक चीज के लिए भोजन जरूरी होता है। क्यों, भोजन से ऊर्जा मिलती है, मेटाबॉलिक क्रिया के होती है बॉडी में, इसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है, वो फूड से मिलती है। ऑलराइट, आगे देखते हैं कि जो भोजन है, भोजन में पोषक तत्व होते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि फूड से पोषक तत्व है वो मिलते हैं बॉडी को। पोषक तत्व बॉडी को मिलते हैं, यानी पोषक तत्व कौन से होते हैं, पोषक तत्व कौन से होते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट है कि बॉडी को भोजन से पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, मैं डेफिनेशन के रूप में आपको बताऊं कि ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ, ऐसे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो कि शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, एंड उसके हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक इनको ऑर्गेनिक पदार्थ जो कि हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी होते हैं और अच्छे हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इन पोषक तत्वों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक कैटेगरी आपकी आ सकती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एक कैटेगरी आ सकती है यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट, आ सकती है, नहीं आती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, मैक्रो यानी ज्यादा, मैक्रो के क्या मतलब होता है, बड़ा, ज्यादा, अत्यधिक, ये मैक्रो का, माइक्रो यानी सूक्ष्म, कम, थोड़ा, न्यून, ठीक है।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी ऐसे पोषक तत्व है जिनकी ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी ऐसे पोषक तत्व है जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है। अब मेरे कहने का मतलब, आप स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कतई नहीं है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इट मीन्स इनकी इम्पोर्टेंस है वो इनसे कम है, ऐसा नहीं होगा। इम्पोर्टेंस दोनों की इक्वल है, दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी उतनी है जितनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की है। यानी एक क्रिटिकल स्टेज होती है, उससे कम अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उससे कम हो जाए तो डिजीज, भयंकर डिजीज हो सकती है। इसी प्रकार से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों के इम्पोर्टेंस बराबर होती है, इक्वल होती है, लेकिन अंतर इतना है कि ये थोड़े पोषक तत्व या ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कम मात्रा में चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, एंड फैट है, एंड प्रोटीन है, और ध्यान दीजिएगा वाटर है, जल है, इसके इंक्लूड इसमें सम्मिलित होता है। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सम्मिलित होते हैं वाइटामिन। वाइटामिन की शरीर में कम मात्रा में ज़रूरत हो, शरीर में कम मात्रा में चाहिए होते हैं इनकी तुलना में लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। वाइटामिन एंड आपके जो मिनरल्स आते हैं वो मिनरल्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब आप समझ गए होंगे, अब अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि भोजन के प्रमुख अवयव हैं। ये अवयव कौन से हैं? भोजन के प्रमुख अवयव यही हैं। जो फूड है, इस भोजन के प्रमुख अवयव है आपके कार्बोहाइड्रेट। भोजन के प्रमुख अवयव है कार्बोहाइड्रेट, एंड भोजन का प्रमुख अवयव है फैट, प्रोटीन एंड मिनरल्स, वाटर एंड विटामिन। ये भोजन के प्रमुख अवयव हैं जो कि हर भोजन में उपस्थित होना जरूरी होता है। अब फंक्शन के आधार पर इनको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। फंक्शन के आधार पर कैसे डिवाइड कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है, क्या काम करता है, प्रोटीन क्या काम करता है, ऐसे। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि इनके फंक्शन के आधार पर, यानी मोटे तौर पर, ऐसे नहीं कि ये एक दूसरा काम नहीं करता, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा देखा जाता है। ऐसा है कि कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट एंड जो फैट है, इनको कहा, कार्बोहाइड्रेट और फैट को कहा जाता है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हैं, इनको कहा जाता है किसको? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को। देन प्रोटीन को कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डर, यानी कि शरीर का निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ हैं, इनको बॉडी बिल्डर, प्रोटीन को बॉडी बिल्डर। ऐसा कतई नहीं है कि प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलती, बिल्कुल प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन ऐसा है कि इसमें जो सबसे लास्ट में इसकी एनर्जी की ज़रूरत होती है जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, जब फैट भी खत्म हो चुका होता है तब। यानी कि प्रोटीन का इम्पोर्टेंट रोल होता है बॉडी बिल्डर में, शरीर के निर्माण में। प्रोटीन जैसे कि बोलते हैं ना बाइसेप्स, है ना, इस हिसाब से, तो उस बॉडी बिल्डर में प्रोटीन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। देन मैं बात करूं विटामिन की, विटामिन एंड मिनरल से कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती। तो फिर क्या काम करते हैं ये शरीर में? अगर इनसे ऊर्जा नहीं मिलती तो ये शरीर में काम करते हैं रेगुलेटर का काम करते हैं, यानी नियामक का ये काम करते हैं, कंट्रोल का ये काम करते हैं। नियामक एक तरह से ऐसे बोल सकते हो कि जैसे विभिन्न एंजाइमिक एक्टिविटी होती हैं, उत्प्रेरक के रूप में ये काम करते हैं। तो मिनरल्स एंड विटामिन का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं उनमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले ये करते हैं, यानी सुरक्षा प्रदान करने वाले ये होते हैं।
तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है जो भोजन के प्रमुख अवयव हैं वो सारे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वाटर है, ये सारे के सारे। नेक्स्ट जो बात करते हैं इसके बारे में कि कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। अगला जो स्टार्ट करते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे एंड मिनरल्स और विटामिन, ये अलग अलग देखेंगे। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है वो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे मिलकर बना हुआ होता है? कार्बोहाइड्रेट मिलकर बने हुए होते हैं, किससे मिलकर बने हुए होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण ऐसे ऐसे पदार्थ जिन जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, वो कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का एक फिक्स रेशियो होता है। उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही इनका अकॉर्डिंग ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो है वो निर्माण होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कितनी मिलती है? और ये एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। एनर्जी मिलती है 17 किलो जूल। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है 17 किलो जूल। और एक किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी कितना होता है? 1 किलो कैलोरी होता है 4.18 1 किलो कैलोरी होता है 4.18 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी क्या होता है आपको मैं वैसे बताऊं, एक एक सॉरी कैलोरी नहीं, 1 किलो कैलोरी होता है 4.18 किलो जूल, सॉरी 1.18 किलो जूल। यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 17 किलो जूल एनर्जी मिलती है एंड 1 किलो कैलोरी में होता है 4.18 किलो जूल। इट मीन्स क्या हो गया, 1 किलो कैलोरी क्या होती है, एक डेफिनेशन के रूप में देखें 1 किलो कैलोरी की ऊर्जा की वह मात्रा होती है 1 किलो कैलोरी, जो कि एक लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाती है। यह आपको याद ही रखना होगा, कॉमन सी डेफिनेशन है। तो 1 किलो कैलोरी 4.18 किलो जूल हो गया। अब यहाँ से 1 किलो जूल निकालें, 1 किलो जूल निकालें तो कितना आ जाएगा? 1 किलो जूल निकालें तो ये इस नीचे चला जाएगा 1/4.18 इंटू कैलोरी में डिवाइड करेंगे तो इसको आ जाएगा 1000 कैलोरी। ये होता है 1 किलो जूल, है ना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है 17 किलो जूल, 1 किलो कैलोरी होती है 4.18 किलो जूल, 1 किलो जूल होता है 1/4.1 ऐड इंटू 1000 कैलोरी, आगे कैलोरी में डिवाइड करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे इतनी एनर्जी मिलती है। ये सब जो पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रतिदिन कितनी मात्रा में आवश्यक होती है कार्बोहाइड्रेट की, पर डे कितनी मात्रा में रिक्वायरमेंट होता है कार्बोहाइड्रेट? पर डे रिक्वायरमेंट होता है आपका 400 से 500 ग्राम, 400 से 500 ग्राम है प्रतिदिन रिक्वायरमेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। और इसकी जो टोटल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा है वो कितनी है? कुल ऊर्जा है वो, यानी कि जो शरीर में 100% मानकर चलते हैं, तो शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है 100%, उसका 60 से 80% है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। उसका 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। देखिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा है वो फीड से मिलती है, वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, देन कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। तो आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मैम जब सबसे ज़्यादा एनर्जी फीड से मिलती है तो फिर कार्बोहाइड्रेट 60 से 80% कैसे ऊर्जा देता है? फीड देना चाहिए ना। होता यह है कि बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन तीनों उपस्थित होते हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ही यूज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी रिलीज होती है
देन फैट से देन प्रोटीन से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में जो क्लोज बॉन्ड है वो उपस्थित नहीं होते हैं जितने फैट एंड प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। तो जब तक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहेगा तब तक कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी मिलेगी। आप एक न्यूज़पेपर में, आज की न्यूज़पेपर में आया था, आपने पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं कहाँ की घटना है, लेकिन एक व्यक्ति चलते चलते उसका पैर फिसल गया, वो कुएं में गिर गया था, उसको 3 दिन बाद में निकाला गया, लेकिन वो जीवित था, जिंदा था। कैसे? क्योंकि उसके रिजर्वायर जो एनर्जी है, खाद्य पदार्थ है, जैसे प्रोटीन एंड फैट रिजर्वायर की कंडीशन में आते हैं, तो प्रोटीन और फैट से एनर्जी उसको मिल रही थी। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया था, लेकिन जो बची हुई जो ऊर्जा का फॉर्म था फैट और प्रोटीन से, उसको एनर्जी मिल रही थी, इसलिए वो जिंदा था। और पानी की उसको इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वर्षा का मौसम है, मतलब बारिश हो रही है, तो आर्द्रता है वो इन्वायरमेंट में बनी हुई रहती है, नमी बनी हुई रहती है, इसलिए उसको पानी की इतनी ज़्यादा है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब कार्बोहाइड्रेट का कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बटा हुआ होता है। जैसे कि मेनली ये है कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड, एक ओलिगोसेकेराइड भी आता है। तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट 3 भागों में बटा होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। वहाँ उतना क्लासिफिकेशन में नहीं जाएंगे, मोटा तौर पर ऐसा क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एक जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान ही करते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट होते हैं शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट, यानी जिनसे शुगर मिलती है। एक कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्टार्च वाले कार्बोहाइड्रेट, और एक कार्बोहाइड्रेट होते हैं कौन से? एक कार्बोहाइड्रेट होते हैं सेलुलोज वाले कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज वाले, यानी शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्टार्च वाले, सेलुलोज वाले। जो शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और जो स्टार्च और सेलुलोज वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होते हैं पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या होता है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड में आपका 1 से 2 जो यूनिट होती है वो उसमें इंक्लूड होती है, एंड पॉलीसेकेराइड में मोर देन 10 यूनिट है वो सम्मिलित होती हैं। तो ये शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज का ये इनका क्लासिफिकेशन होता है। शुगर के बारे में देखते हैं कि शुगर प्रदान करने वाले कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं। तो शुगर प्रदान करने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, फ्रूट से शुगर है वो प्राप्त होती है, फ्रूट से शुगर प्राप्त होती है, एंड गन्ने से शुगर है वो प्राप्त होती है। आपके बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे शुगर प्राप्त होती है, जैसे दूध से। तो शुगर में कौन कौन सी शुगर आती है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज का एक चीज़ ये, ग्लूकोज का सबसे पहले अब्जॉर्प्शन होता है। तो ग्लूकोज है वो प्रेजेंट होती है शहद में, शहद में ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, फ्रूट्स में ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज भी आपकी किस में प्रेजेंट होती है? फ्रक्टोज शहद में, जो फ्रूट्स हैं उनमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है। माल्टोज शुगर है, माल्टोज प्रेजेंट होती है, जो अनाज होते हैं उनमें माल्टोज प्रेजेंट होती है। लैक्टोज शुगर आप सभी जानते हो, लैक्टोज शुगर के बारे में, जो दूध होता है उस दूध में लैक्टोज शुगर है वो प्रेजेंट होती है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे की सारी शुगर हैं वो अलग अलग पदार्थों में प्रेजेंट होती हैं। तो ये इनके सोर्सेस होते हैं। देन स्टार्च का जो सोर्स होता है, स्टार्च जैसे कि आलू है, सबसे अच्छा सोर्स है स्टार्च का, है ना। और जो अनाज है जैसे कि जो है गेहूँ है, या फिर जो बाजरा है ना, जवार है, इनमें जो है वो स्टार्च है वो मोस्टली है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो एक चीज यहाँ पे स्टार्च और शुगर का जो अब्जॉर्प्शन होता है, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया था, मैंने तब भी आपको बताया था कि डाइजेस्टिव जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन होता है, तो स्टार्च का, शुगर का अब्जॉर्प्शन देन ग्लूकोज के फॉर्म में, यानी कि बॉडी में शरीर में भोजन के थ्रू स्टार्च ले रहे हैं, तो वो स्टार्च कन्वर्ट होगा
शुगर में भी किसमें, ग्लूकोज में, है ना। और ये जो कन्वर्ट होगा, जो शुगर ले रहे हैं ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज का वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। सेलुलोज की बात करते हैं। सेलुलोज इम्पोर्टेंट है कि सेलुलोज में होता यह है, सेलुलोज में आपका जो है वो सेलुलोज को कहाँ किसमें प्रेजेंट होता है, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में ये जो सेल वॉल होती हैं उनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेल वॉल में, सेल वॉल काहे की भी सेल वॉल हो, चाहे फ्रूट्स की सेल वॉल हो, चाहे सब्जी की सेल वॉल हो, इन सब में सेलुलोज है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि सेलुलोज का पाचन नहीं होता, सेलुलोज का मानव है वो पाचन नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है कि पाचन नहीं कर सकता। तो बोले मैम जब डाइजेशन ही नहीं होता है किसी चीज़ का तो उसको क्यों खाएं। भाई डाइजेशन नहीं होगा तो फिर उसकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए, पहले तो ये चीज़ की पाचन नहीं क्यों नहीं होता, जबकि एनिमल है, गाय भैंस देखते हैं कि वो तो खाते हैं, चारा है, तो होता है ये कि मानव में सेलुलोज का पाचन करने वाले जो एंजाइम है वो एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते, इसलिए सेलुलोज का पाचन नहीं होता। फिर क्यों जरूरी होता है, जरूरी इसलिए होता है कि जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का या फिर मिनरल कम अमाउंट में मिनरल्स का वहाँ से अब्जॉर्प्शन होता है। देन जो स्टूल बचता है तो वो स्टूल को एक लूसी फॉर्म में बनाए रखने के लिए सेलुलोज है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि डॉक्टर भी यह सलाह देते हैं कि फूड में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भोजन में आप सलाद का यूज कीजिए, जैसे खीरा, ककड़ी, वोटएवर कुछ भी सलाद मिले वो सलाद लीजिए, क्योंकि सलाद में होता फाइबर है और फाइबर है वो स्टूल को एक लूसी फॉर्म में बदलता है, यानी सॉलिड नहीं होने देता। देन कब्जे की शिकायत है वो नहीं होती और इजीली वो पास आउट हो जाता है। एक चीज़ ये भी होती है कि कहा जाता है, ऐसे कहते हैं, बिल्कुल मैंने पढ़ा है बिल्कुल, कि भारतीय होते हैं वो रोटी तो बहुत खाते हैं लेकिन सब्जी है वो बहुत कम खाते हैं। यानी कि इंडियंस रोटी खाने में तो एक्सपर्ट होते हैं लेकिन सब्जी बहुत कम खाते हैं। लेकिन इसके विपरीत होना चाहिए, रोटी कम खानी चाहिए, रोटी से चपाती से कम ही खा लो, लेकिन सब्जी है वो ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, क्योंकि सब्जी में बहुत सारे ये सेलुलोज भी मिलता है सब्जी में, एंड जो विटामिन होते हैं ये भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है सेलुलोज के बारे में। लास्ट का पोर्शन बचा है, लास्ट का पोर्शन ये बचा है कि इसका फंक्शन देख लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट क्या फंक्शन करता है, कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं ना। जैसे कि मैं इसके साथ में ही आपको बता चुकी हूँ कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है, साथ साथ में हो चुके हैं, लेकिन एक दो पॉइंट साइड से होकर देख लेते हैं कि जैसे पहला फंक्शन तो यही है कि ये ऊर्जा स्टोर के रूप में कार्य करता है। ऊर्जा स्टोर कैसे रूप में, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया था कि ग्लूकोज एक्स्ट्रा मात्रा में होता है बॉडी में, तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ज़रूरत होती है व्यक्ति को, जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका होता है, देन ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पहला तो कि एनर्जी स्टोर के रूप में ये कार्बोहाइड्रेट है वो काम करता है। दूसरा जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेलुलोज का फंक्शन मैंने आपको अभी बताया, सेलुलोज का फंक्शन आपको अभी बताया, तो अलग से वो अब बताने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, उसके लिए वो ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है। ग्लूकोज ही उसके लिए एनर्जी सोर्सेस होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन कंप्लीट होते हैं। आज आपने क्या पढ़ा कि भोजन के प्रमुख अवयव, कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, यह आपके टॉपिक की फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक है। भोजन के प्रमुख अवयव में आपने देखा कि एक क्राइटेरिया देखा कि भोजन की क्यों आवश्यकता होती है, इसके क्या फंक्शन होते हैं। देन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज कंप्लीट किया यहाँ पे।
देन कल डिस्कस करेंगे प्रोटीन एंड फैट के बारे में। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।